आईटी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का। सर, सारा स्टेज आपका है। मैं तो बस अपनी जनता के लिए, ऑडियंस के लिए ये जानना चाहता हूं कि आज हम आपसे क्या समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबको नवरात्रि का बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। बहुत ही पवित्र दिन है आज। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति को विकास की राजनीति बनाया है, सेवा की राजनीति बनाया है, ट्रांसफॉर्मेशन की राजनीति बनाया है, देश के नौजवानों को एस्पिरेशन दिया, एक नई होप दी है, उसी का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। लेकिन हम चुनाव में बात कर रहे हैं तो लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि आप जो बताएं उसमें मध्य प्रदेश के लिए क्या है, खासकर वो भी होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ अभी आपके सामने झलकियां आएंगी। स्टेज आपका है सर। धन्यवाद। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेदारियां दी है, उन जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रेलवे की। आप सबने देखा होगा, पिछले 9 वर्षों में रेलवे एक तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। 10 वर्ष पहले अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते थे, क्या हालत होती थी? नाक बंद करना पड़ता था, चारों तरफ बदबू होती थी, ट्रेन का कुछ हालत नहीं, टॉयलेट किस तरह के होते थे, एक अलग ही परिस्थितियां थी। आज आप जाते हैं, और मैं कई पैसेंजर्स से डायरेक्टली फीडबैक ले चुका हूं इस बारे में, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्टेशन साफ सुथरे हैं, ट्रैक साफ सुथरे हैं, ट्रेन के टॉयलेट्स पूरे चेंज हो गए हैं। एक टोटल डिफरेंस आया है वर्क कल्चर में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेलवे का स्टेशन, रेलवे की ट्रेन और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे देश की जरूरत भी है और देश का एक बहुत बड़ा होप है, देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कोई कैसे चेंज करे? अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो, ये रेलवे के स्टैंडर्ड हमारे पुराने फोटोग्राफ्स हैं। बहुत भीड़, बहुत सारी संख्या में गाड़ियां, 22,000 गाड़ियां डेली, 6,000 से 7,000 से ज्यादा स्टेशन और 12 लाख एम्प्लॉइज। इतने बड़े सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म करे, वो जर्नी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आई साफ सफाई। साफ सफाई के साथ अब रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करो। रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी था कि ट्रैक्स बढ़ाए जाए, ज्यादा पटरी होगी, ज्यादा ट्रेन चल पाएंगी, ज्यादा लोगों को कैरी कर पाएंगे, ज्यादा सामान ले जा पाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाओ। इस पे मैसिव काम हुआ, मैसिव। 9 वर्षों में कुल मिला के 25,871 किलोमीटर नई पटरियां लगी। आप अंदाजा लगाओ, कई देश हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, इनका जितना पूरा नेटवर्क है, उतना पूरे के पूरे नेटवर्क के बराबर देश में 9 वर्षों में नई पटरियां जोड़ी गई। और पिछले 1 साल में तो 5,200 किलोमीटर, यानी पूरे स्विट्जरलैंड के बराबर नेटवर्क रेलवे में जोड़ा गया। ये मोदी जी का काम करने का स्केल है। इस स्केल पे काम कर रहे हैं। करीब करीब 8 किलोमीटर पर डे एवरेज इस पीरियड में रहा और अब है 14 किलोमीटर पर डे नई पटरियां जुड़ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 1,700 किलोमीटर नई पटरियां ऐड हुई है। मतलब श्रीलंका का जितना नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क के बराबर मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में नई रेलवे की पटरियां ऐड हुई है। ये एक मैग्नीट्यूड आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि किस तरह से काम स्पीड से हो रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, हम सबको जानने की, समझने की जरूरत है। आज हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए विदेशों से डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल आयात करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल जहां पे पैदा होता है वहीं से लाना पड़ता है। अब आप देखो किस तरह से मोदी जी ने एक दूर की सोच के साथ स्ट्रैटेजी बनाई। अगर रेलवे बिजली पे चले
और वो बिजली देश में ही पैदा हो और जितना भी सामान और मैक्सिमम पैसेंजर रोड की बजाय ट्रेन से जाने लगे तो क्या रिजल्ट आएगा? नेचुरली ऑयल की जरूरत कम हो जाएगी। क्यों? कितने लोग मानते हैं भाई इस बात को? कम होगी ना। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मोदी जी ने 9 साल पहले रेलवे को पूरा इलेक्ट्रीफाई करने का मिशन बनाया। 9 साल के अंदर अंदर 37,000 किलोमीटर रेलवे को विद्युतीकरण किया। अगर पिछले 60 वर्षों का भी अगर आप आंकड़ा देखो ना, इन 9 वर्षों से पहले पीछे के 60 वर्षों का अगर आप आंकड़ा देखो, उससे ज्यादा अभी 9 वर्षों का काम है। इस तेजी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन किया क्योंकि उसके पीछे मोदी जी की सोच थी कि इलेक्ट्रीफाई करो, रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाओ, जिससे कि रोड के ऊपर आपकी देश की डिपेंडेंस कम हो। और रोड के ऊपर डिपेंडेंस कम हुई मतलब मिडिल ईस्ट के ऑयल पे डिपेंडेंस आपका कम हो जाएगा, यानी तेल इंपोर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिजली देश में जनरेट होती है, सोलर से जनरेट होती है, कोयले से जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। तो ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के पीछे अभी करीब करीब 90% से ज्यादा रेलवे का नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो गया है और उसमें मध्य प्रदेश तो अग्रणी है ही है। 100% मध्य प्रदेश रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आती है बात, इस सब के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। बहुत फंडामेंटल शिफ्ट आया। मोदी जी ने रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज किया और इसके पीछे बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस थी। जब अलग बजट होता था तब भारत सरकार का एक विभाग रेलवे को जब पैसे देता था उस पर ब्याज लगता था। कितनी इलॉजिकल बात थी ये। मोदी जी ने तुरंत इस इलॉजिकल बात को खत्म करके रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज किया और उसका रिजल्ट क्या आया? जहां 30,000 के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास रेलवे को भारत सरकार नए इन्वेस्टमेंट के लिए देती थी, वो आज संख्या कितनी है? 2,40,000 करोड़। और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो इस बात को, मध्य प्रदेश के साथ कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा एक सौतेला व्यवहार किया। बात करेंगे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता था फंड्स में। 632 करोड़ रुपए पर एनम एवरेज मध्य प्रदेश को मिलता था। आज मोदी जी देते हैं 13,607 करोड़। आप देखो साथियों, ये जो संख्या है, ये इनकी जो पूरी संख्या थी कांग्रेस के समय की, वो आज इस कॉमा के बाद में ही रह गई। ये फर्क आया है, ये फर्क आया है सोचने का तरीका। और जो मोदी जी का प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को यहां पे इंप्लीमेंट करने का तरीका, और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं देश भर में। मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर्स बनने की, अंडरपासेस बनने की, कहीं पर भी आप देखो मध्य प्रदेश की अगर बात देखो, 2009 से 14 में 125 पर एनम, तो आज 981। इतना फर्क है, 4-4 गुना, 5-5 गुना। हर एक लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, वाईफाई हो, सीसीटीवी हो, किसी भी पॉइंट पे देखो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कांग्रेस के समय का और आज के समय का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब मैं आता हूं पैसेंजर एक्सपीरियंस पे। बहुत सोचे समझे तरीके से पीएम साहब ने डिसाइड किया कि हमको वर्ल्ड क्लास ट्रेन चाहिए। और वर्ल्ड क्लास ट्रेन का मतलब ये होता था, एक माइंडसेट था, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है तो उसे जर्मनी से लाना पड़ेगा, जापान से लाना पड़ेगा, फ्रांस से लाना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा नहीं, जो हमारे इंजीनियर, जो हमारे डिजाइनर्स, जो हमारा टैलेंट दुनिया भर के लिए अगर डिजाइन करता है, तो क्यों ना हमारे देश के लिए टैलेंट को हमारे देश के लिए डिजाइन करें। जो भी प्रस्ताव आए, सब प्रस्तावों को मोदी जी ने खाट मना किया। अपने ही देश के इंजीनियर डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और वर्ल्ड क्लास ट्रेन बना के फिर उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। उससे शुरुआत हुई वंदे भारत की जर्नी। अब तक जितनी चली है ट्रेन,
154 परिक्रमा, पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करो 154 परिक्रमाएं इसकी हो चुकी है। मैं इसलिए ये नंबर बताना चाहता हूं कि कोई भी मशीन, हम में से इंडस्ट्री से जुड़े हुए कितने लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी मशीन जब नई बनती है, राइट, उसमें शुरू में कई आती है चीजें, उसको प्रूव करने के लिए चलाना पड़ता है। आज ये ट्रेन वेल प्रूवन प्रोडक्ट बन चुकी है, बिकॉज इट हैज रन सो मेनी किलोमीटर्स, 62 लाख किलोमीटर्स चल चुकी है, 62 लाख किलोमीटर्स। ये टेक्नोलॉजी पूरी प्रूव हुई। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कहो, मध्य प्रदेश को तो सबसे ज्यादा वंदे भारत मिली है। 4 रूट आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और ये वाला 4 रूट आपके पास पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के हैं, जो कि कंप्लीट स्टेट को कवर कर रहे हैं और देश में, मध्य प्रदेश में बहुत ही इसका स्वागत है। मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये थी स्लीपर, ये थी चेयर कार। ओवरनाइट जर्नीज के लिए नया कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे भारत स्लीपर, जो कुछ ही दिनों पहले ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। बहुत ही थॉटफुली आप ये देखिए, जैसे सीढ़ी की डिजाइन है, किस तरह से यहां पे पैडिंग है, किस तरह से चौड़ा होना चाहिए ताकि आदमी कोई भी चढ़े तो आराम से चढ़ पाए। मतलब जैसे अपने बच्चे को पालते हैं ना, ध्यान रखते हैं कि अगर कोई टी शर्ट भी खरीदी तो कहीं पे कोई ऐसी चीज न हो जो चुभे, वैसी थॉट प्रोसेस के साथ ये वंदे स्लीपर का डिजाइन हुआ है। बहुत जल्दी ये आने वाली है, रोल आउट होने वाली, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। पहला एक प्रोटोटाइप बनेगा, हर मशीन का पहले एक प्रोटोटाइप बनता है, उसकी टेस्टिंग होती है, पास होता है, उसके बाद में चेंजेस होते हैं और चेंज होके फिर प्रोलिफरेट। इन अ सेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर नेक्स्ट 1-2 years मैक्स, ये कंडीशन हो जाएगी कि दिल्ली टू कैलकाटा हो, दिल्ली टू मुंबई हो, बहुत ही कंफर्टेबल ओवरनाइट जर्नी आपके लिए होगी। जैसे जिन आप में से कितने लोगों ने वंदे भारत में ट्रेवल किया हुआ है? भाई आप बताओ, मुझे प्रैक्टिकली बताओ, झटके, हिलना डुलना, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, ताली बजाओ यार इनके लिए जोर से। और किसी का एक्सपीरियंस? और कौन बैठे? आप बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। आपका एक्सपीरियंस बताओ, माइक लेके बताओ जरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साउंड लेवल कितना था? नॉइज समझ में ही नहीं आया कि फास्ट है इतना। क्या और टाइम बात बहुत है। कम देखो, आप एरोप्लेन से कंपेयर करो, हमने मेजर किया है, एरोप्लेन से कंपेयर करो, एरोप्लेन से 100 गुना कम नॉइज लेवल है वंदे भारत के अंदर। आपका एक्सपीरियंस? इट हैज बीन अमेजिंग, ऑन टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड आपको अंदर बैठते पता भी नहीं चलता है, कंफर्ट अमेजिंग एंड ऑन टाइम, टॉयलेट्स क्लीन, एब्सोल्युटली। वेरी गुड, ताली बजाओ यार। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और किसी का एक्सपीरियंस, कोई पॉइंट है जो स्पेशल आप शेयर करना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस? एक तरीके से हर चीज पे ध्यान दिया गया है। वंदे भारत में जर्क कम लगते हैं, चाय के कप में चाय गिरती नहीं है, और उसका रेस्टोरेंट, उसका फूड एंड बेवरेजेस अमेजिंग, वेरी गुड, मच हायर क्वालिटी। वेरी गुड, ताली बजाओ यार इनके लिए। मैंने आपको एक वीडियो, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पे देखना, जब ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टेस्ट हो रही थी कोटा और नागदा के बीच में, तो एक पानी की ग्लास ड्राइवर के कैबिन पे रखी थी, पानी की ग्लास ड्राइवर के कैबिन पे रखी थी। 180 की स्पीड से गाड़ी दौड़ रही है, पानी की ग्लास हिलती नहीं है। पानी की ग्लास तो हिली नहीं, लेकिन सारी की सारी दुनिया की रेलवे इंडस्ट्री हिल गई। आज सारी दुनिया की रेलवे इंडस्ट्री सोच रही है कि ये भविष्य भारत का ही होने वाला है, वंदे भारत ही सब जगह एक्सपोर्ट होने वाली है। ये इसका फ्यूचर है, ये इसका प्रेजेंट है। एक और नया कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे मेट्रो। जैसे 2 शहर आसपास के, जैसे इंदौर से भोपाल हो गया,
इंदौर भोपाल कम डिस्टेंस है। इस तरह के जो शहर है जिनके बीच में कम डिस्टेंस होता है 150 से 200 किलोमीटर के बीच में, उनके बीच में कैसे एकदम फ्रीक्वेंट शटल की तरह ट्रेन चले, वो है वंदे मेट्रो। यानी 3 कॉन्सेप्ट हो गए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए स्लीपर, मिडिल डिस्टेंस के लिए वंदे चेयर कार और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वंदे मेट्रो। इस पूरे कॉन्सेप्ट से देश का कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मोदी जी टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये वंदे पुश पुल, हर तरह के इनोवेशंस, एक नए तरह का लोकोमोटिव जिससे कि एग्जिस्टिंग जो कोचेज हैं, हमारे पास करीब करीब 60,000 कोच एग्जिस्टिंग है और उनकी कोच की लाइफ 35 इयर्स होती है, तो उसको कैसे हम चेंज कर पाए, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना के पुश पुल ट्रेन का सिस्टम जल्दी वो भी आपके सामने लॉन्च होगी। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, कल भारत बहुत ही शानदार जीत हुई भारत की, उसमें जीत के दौरान भारत के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य रखा था और भारतीय टीम ने वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से दौड़ते हुए इस लक्ष्य को सिर्फ 30.3 ओवर में हासिल कर लिया। वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से ट्रेन को, विश्व कप में पाकिस्तान, मैं आता हूं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जरूर। ये सब लोग जानना चाहते होंगे कि अभी हमारे देश में आप बता दें अगर हम कुल कितनी ट्रेन्स चलाते हैं और क्या हम अब सारी ट्रेन्स को फेज आउट करके देश में सिर्फ वंदे भारत चलाएंगे, अगर ऐसा है तो ये कब तक होगा? देखो, वंदे भारत ट्रेन एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी प्रूव हुई है, बहुत ही अच्छी, इसका बहुत अच्छे इसके परिणाम आए, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप हुई है। अभी प्रैक्टिकली एवरी वीक 1 न्यू वंदे भारत इज मैन्युफैक्चर्ड। हर हफ्ते एक गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। देश में अपने 22,000 गाड़ियां चलती है, उसमें से करीब करीब मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन बहुत तेजी से इसको चेंज करेंगे। बजट में ऑलरेडी 450 वंदे भारत ऑलरेडी सैंक्शन है, प्रोडक्शन स्केल अप हो रहा है और लोगों को पसंद भी आ रही है। इस पे और बात करना, आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता हूं मैं। अब देखो, देश में काम करने का तरीका और टेक्नोलॉजी पूरी चेंज होनी चाहिए। सबसे पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, और तेजी से इस पे काम चल रहा है। इसके रियल लाइफ फोटोग्राफ्स हैं। अगर आप देखो, विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम 240 से ज्यादा किलोमीटर का काम कंप्लीट हुआ है। 237 किलोमीटर्स कंप्लीट हुआ काम। ये आप देखो, कंप्लीट पियर जो आप देख रहे हो, अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए थे। देवर अमेज्ड कि भारत में काम इतना हाई क्वालिटी का और इतने स्पीड से काम कैसे हो सकता है। देवर रियली अमेज्ड एंड दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ विजन। मोदी जी का जो विजन है कि टोटल ट्रांसफॉर्म करना है, रेलवे किस तरह से बनती है, किस तरह से चलती है और पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रखना चाहूंगा। ये देखो आप, किस तरह से ये पिलर्स है, इन पिलर्स के ऊपर ये क्रेन लगी हुई है। ये क्रेन ने ये पूरा का पूरा गर्डर लिया, ये पूरा एक गर्डर लिया, इस गर्डर को उठाया और उठा के कंप्लीट, आप देखो ये 1100 टन का गर्डर है। 1100 टन यानी 50 ट्रक में जितना सामान जाता है उतना एक इस गर्डर का वजन है। कैसे उठा के खट इन पिलर्स के ऊपर लगा रहे हैं। ये काम करने का नया तरीका, ये नई टेक्नोलॉजी है। कंप्लीट वायरडक्ट इस तरह से बन रहा है। नीचे ट्रैफिक चल रहा होता है लेकिन ऊपर आराम से कंफर्टेबली गर्डर ब्रिज बन जाता है। इसी तरह से फ्रेट कॉरिडोर भी करीब करीब कंप्लीट हुआ। फ्रेट कॉरिडोर में जगह जगह डबल स्टैक ट्रेन चल रही है। ये आप देख रहे हो, 2 कंटेनर के ऊपर कंटेनर, डबल स्टैक, राइट, एक कंटेनर और इसके ऊपर दूसरा कंटेनर। और बीच में अभी एक्सपेरिमेंट एक और किया कि कैसे ट्रिपल स्टैक कंटेनर्स लगे। ये 3, 1 2 3 आप देख रहे हो, 1 2 3 थे अभी, राइट। ये ट्रिपल स्टैक कंटेनर ट्रेन चल रही है। तो इस तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट्स
ट्रिपल स्टैक डबल स्टैक से क्या फायदा हुआ, अंदाज लगाओ। गाड़ी की कॉस्ट तो चलाने की उतनी है, सामान ज्यादा गया, यानी पर यूनिट कॉस्ट देश की लॉजिस्टिक्स की कम होती है। ये सोची जा रही चीजें और ऐसे ऐसे चैलेंज हाथ में लिए जा रहे हैं। ये चिनाब ब्रिज आपके सामने, चिनाब ब्रिज को अगर एफिल टावर से कंपेयर करो, कितना हर भारत के नागरिक का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। 35 मीटर ऊंचा है एफिल टावर से भी। ये चैलेंजेस लेके मोदी जी काम कर रहे हैं रेलवे में। ये रेलवे बना रहे हैं आपके फ्यूचर का। अब मैं आता हूं स्टेशंस पे। मैसिव स्केल पे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चालू हुआ है और जो सबसे पहला स्टेशन बन के तैयार हुआ था वो कहां तैयार हुआ था, गैस करो? रानी कमलापति भोपाल में। ताली बजाओ यार इनके लिए। रानी कमलापति भोपाल में जो सीखने को मिला, रानी कमलापति भोपाल, गांधीनगर कैपिटल और विश्वेश्वरैया टर्मिनल बैंगलोर, इन 3 स्टेशन से जो सीखने को मिला उससे मैक्सिमम बहुत ही लार्ज स्केल पे देश भर में 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है। वर्ल्ड क्लास बनाने का काम मध्य प्रदेश में बहुत ही हाई परसेंटेज 80 स्टेशन 80 मैं कई सारे आपको दिखाऊंगा और हर जगह ध्यान रखा गया है ये हमारी विरासत है। इस विरासत के साथ ये विकास, विरासत भी विकास भी ऐसा मोदी जी का विजन है। उस विजन के साथ ये सारा काम हो रहा है। ग्वालियर वाले हैं कोई? कैसा लगता है भाई ग्वालियर वालों? गर्व महसूस हो रहा। ताली बजाओ यार इनके लिए। ये देखो खजुराहो, खजुराहो वाले क्या भाई, कैसा लगता है आपको? शानदार। लो भाई ताली बजाओ इनके लिए, शानदार। ये डबरा, ऐसा नहीं कि केवल बड़े स्टेशन पे ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल बड़े स्टेशन पे ही काम हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का एक युग था जिसमें एक बेंच नहीं लगा दी, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइल्स नहीं लगा दी और उसी से खुश कर देते थे और मैक्सिमम काम बड़े पे होता था। मोदी जी ने उसको पूरा चेंज किया। जैसे हर गांव तक सड़क पहुंचती है वैसे ही मोदी जी आज छोटे से छोटी जगह का स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास करने के काम में लगे हुए हैं। डबरा, बनपुरा, ये है ब्यावरा राजगढ़। ब्यावरा राजगढ़ से है कोई इधर? ये दामो, दामो से है कोई? दामो भाई मैं दिखाऊं जब कोई हो तो उसमें खड़े होकर बात कर लेना। गंज बसोड़ा, ये गुना, शामगढ़, हरदा, इटारसी, करेली, छोटे बड़े मीडियम हर साइज के दिखा रहा हूं आपको। गदरवारा, कटनी जंक्शन, कटनी साउथ, सब भोपाल वाले बैठे हैं आज। मैहर नर्मदापुरम, रीवा, रुथियाई, संत हिरदाराम नगर तो भोपाल का ही भाई। कोई है इधर संत हिरदाराम नगर वाले? कैसा लगा आपका स्टेशन? बहुत अच्छा, डिजाइन एकदम वर्ल्ड क्लास और हर जगह ध्यान रखा जा रहा है पैसेंजर्स को एकदम प्रॉपर कंफर्ट हो। सागर, शिवपुरी, शिवपुरी चुनाव की दृष्टि से भी बहुत, श्रीधाम, सिहोरा रोड, विदिशा, विदिशा में विक्रमगढ़, देवास, जुन्नार देव, मुल्ताई, नेपानगर। ऐसा नहीं कि ये केवल मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, एक्चुअल में फिजिकल काम चल रहा है। मोदी जी फाउंडेशन भी करते हैं, इनॉग्रेट भी करते हैं। अभी 508 स्टेशन का भूमि पत्थर, भूमि फाउंडेशन स्टोन एक साथ ले किया था मोदी जी ने और देखो काम चल रहा है तेजी से। ये ग्वालियर का काम चल रहा है, ये गुना का काम चल रहा है, संत हिरदाराम नगर का काम चल रहा है, मैहर में काम चल रहा है, कटनी मुरवारा में काम चल रहा है, सिहोरा रोड में काम चल रहा है, देवास, ओरछा, नैनपुर, नागदा, रतलाम, लक्ष्मीबाई नगर, नीमच
हर जगह शुजालपुर, हर जगह मैसिव वे में रेलवे का काम चल रहा है। आप आगामी 1-2 वर्षों में देखोगे भारत की रेलवे को लोग आके देखेंगे। भारत की रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन पे केस स्टडीज बनेगी और 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में रेलवे से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और देश की आत्मनिर्भरता में इंपोर्टेड ऑयल की एकदम बड़ी एक नई भावना आएगी। मैं रेलवे पे यहां पे रुकता हूं, अगर कोई प्रश्न हो तो रेलवे पे। अश्विनी जी, आप तो आईएएस अफसर रहे हैं, तो पहले जब आप पुरानी सरकारों में काम करते थे अफसर के तौर पे, और आप जब मंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं, क्या फर्क दिखता है आपको जब ये बड़ी बड़ी योजनाएं लेके फाइल लेकर जाते हैं उनके पास? मोदी जी का सोचने का स्केल बहुत बड़ा है। मोदी जी, जैसे मैं स्टेशन की बात करूं तो जब हम लोग पहली बार स्टेशन की डिजाइन्स वगैरह लेके गए तो 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन था और 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में मोदी जी ने उसको अप्रूव नहीं किया, पीएम साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया। रात में 11 बजे मुझे फोन करके बोलते हैं कि अश्विनी, ये जो डिजाइन बना है ये आज के लिए अच्छा है, लेकिन 50 साल आगे की सोचो और सारे के सारे स्टेशंस को 50 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिजाइन करो। ये उनकी सोच है, इतना गहरी सोच है, इतना दूर की सोच है, इतना बड़ा स्केल है। इंक्रीमेंटल नहीं, क्वांटम जंप सोचते हैं मोदी जी। टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर उपयोग करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मोदी जी का जो काम करने के तरीके में बाकी सरकारों से जो बहुत बड़ा फर्क है वो है हर काम में मोदी जी ने भारत के जन जन को सामने रखा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई तो एक छोटी कंप्लेंट आई, जैसे इंपॉर्टेंट कंप्लेंट थी कि बाथरूम में पानी बहुत हो जाता है। मोदी जी ने कहा नहीं, इसको चेक करो। चेक किया, पूरा ढंग से फीडबैक लिया तो पता चला कि जो वॉशिंग बिन है उसकी साइज थोड़ी सी डीप नहीं है, यानी पानी वहां से उछल के आ जाता है। फिर उसको चेंज किया। इस तरह से मोदी जी हर चीज में जन जन को सामने रखते हैं। एक देशवासी को क्या जरूरत है उसके हिसाब से सारी स्कीम बनाओ। ये बड़ा परिवर्तन है। 2 सवाल है, और एक तो वंदे भारत का नाम कैसे सोचा गया, किसका आइडिया था, किसने नाम रखा? और दूसरा, जब हम अधिकतर खबरें देखते हैं वंदे भारत जब चलती है तो कोई कांच तोड़ देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये खबरें बड़ी तेजी से आती है। जो लोग रेलवे की किसी भी संपत्ति पे, और वंदे भारत जैसी जिसके ऊपर सारा देश आज गौरव कर रहा है, सारी दुनिया जिसको देख रही है, उसके ऊपर जो भी पत्थर मारते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनको मैं क्लियर चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह का करेंगे उनके ऊपर जबरदस्त एक्शन होगा। और ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसको डिस्टर्ब न करें, इसको डिस्ट्रॉय न करें। अब तक 150 लोग अरेस्ट हो चुके हैं जिन्होंने पत्थर मारे हैं, और मैं फिर एक बार कहता हूं कि इस चीज से दूर रहे। दूसरी बात, वंदे भारत नाम प्रधानमंत्री जी का स्वयं का दिया हुआ है। सर, एक चीज अभी आपने जो बताई मुझे सुनकर हैरानी हुई, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ट्रेन के टॉयलेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये शिकायत आप तक आई और ये प्रधानमंत्री को पता लगी और प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको रिजॉल्व करो। तो लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात भी प्रधानमंत्री के पास पहुंच रही है और प्रधानमंत्री उसमें इन्वॉल्व है। ये लोग चाहते होंगे कि आप, क्या है वर्क कल्चर आप लोगों का? देखिए, मोदी जी पूरे के पूरे 24 घंटे देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए ही सोचते हैं, इसीलिए ये संभव हो पाता है। अश्विनी जी, वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी है। मैं यहाँ दिस साइड, वंदे भारत ट्रेन की बहुत सारी खूबियां हैं, सबने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक टारगेट ग्रुप है। अभी जैसे बात हो रही थी कि सारे पूरा देश में वंदे भारत चलेंगी, तो एक जो लोअर इनकम ग्रुप है वो कब इसमें सफर कर पाएगा, कब? देखो, आज भी मैं आपको बताऊं, दुनिया के सबसे लोएस्ट फेयर्स हैं भारतीय रेलवे के। आज भी अगर आप कहीं से भी किसी भी पैरामीटर पे कंपेयर करो, दुनिया में सबसे लोएस्ट फेयर है भारत में। और आज भी 60,000 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट नंबर 59,000 करोड़ के आसपास आता है, 60,000 करोड़ के आसपास भारत सरकार पैसेंजर्स के ट्रैवल को सब्सिडी देती है। पैसेंजर सब्सिडी 60,000 करोड़ है।
बहुत बड़ा अमाउंट है, कई स्टेट्स का तो इतना बजट नहीं होता है। इतना सब्सिडी आज भी भारत सरकार पैसेंजर्स के लिए देती है। एक और लास्ट, देन वी मूव ऑन। हाँ, आज हम 3 महीने पहले भी अगर टिकट करवाते हैं ट्रेन का, अगर वो 2 वेटिंग है तो वो लास्ट डे कंफर्म क्यों होती है? ना ना ना, ऐसा नहीं है। अगर 2 वेटिंग है और कोई ऊपर से कैंसिल करवाएगा तो पहले कंफर्म होएगी। डिपेंड करता है कैंसिलेशन पे। देखो 60 वर्षों तक इस देश में जो सरकारें थी, विशेषकर एक परिवार की सरकार थी, उस परिवार ने रेलवे पे कभी ध्यान नहीं दिया। उस परिवार के समय के मंत्री जो थे, आप वीडियो देखना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, उन्होंने रेलवे को एक दूध दुहने वाली गाय बोला था। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसी सरकारें थी देश में। ये जब मोदी जी आए, उन्होंने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का, क्योंकि जन जन की सवारी है, गरीबों की सवारी है, मिडिल क्लास की सवारी है, इसीलिए आपने देखा 30,000 करोड़ से 2,40,000 करोड़ पे पहुंचा है बजट। इसीलिए आपने देखा इतने ट्रैक बने, इसीलिए आपने देखा इतनी इलेक्ट्रिफिकेशन हुए। अब और कैपेसिटी बढ़ा के ऐसी परिस्थितियां लानी है मोदी जी के 3rd टर्म में कि वेटिंग लिस्ट का झमेला ही खत्म हो जाए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं डिजिटल पे। अब मैं डिजिटल पे बढ़ता हूं आगे, डिजिटल पे बढ़ता हूं। अब आप सब ने डिजिटल का उपयोग किया है। कितने लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट करते हैं? यहां पे करीब 100% डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, राइट? ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी सोचा जा सकता था? एक समय था 10 साल पहले, भारत के जनमानस में कांग्रेस ने लंबे टाइम तक ये भावना डाल के रखी हुई थी कि भाई टेक्नोलॉजी है, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे डिजिटल की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, तो वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक ऐसी हीन भावना डाल के रखी हुई थी कांग्रेस ने। 60 वर्षों तक हर नागरिक को यह सिखाया कांग्रेस ने कि भाई जब भी टेक्नोलॉजी चाहिए बाहर से लानी है। यह बहुत बड़ी उनकी साजिश थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, जिसको उन्होंने अपने 60 वर्ष के एक परिवार के राज में, देश के जनमानस में वो बीज रोपा। जब मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहले उसको बदला, इस हीन भावना को दूर किया, देश में आत्मविश्वास को बढ़ाया। हमारे ही टैलेंट, हमारे ही नागरिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे ही साइंटिस्ट वो कर सकते हैं जो दुनिया के किसी भी देश का, समृद्ध से समृद्ध देश का नागरिक, समृद्ध से समृद्ध देश का इंजीनियर कर सकता है, वो हिंदुस्तान का इंजीनियर भी वही कर सकता है। इस भावना को मोदी जी लेके आए और इस भावना का रिजल्ट है कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजीज में भारत की टेक्नोलॉजी को विश्व के समृद्ध देश, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए किन की बात कर रहा हूं मैं, वो भी आज भारत की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं और अपनाना शुरू कर गए। ये परिवर्तन आया सोच के कारण, विजन के कारण, थॉट के कारण, इंप्लीमेंट करने के कारण, एग्जीक्यूट करने के कारण। ये मोदी जी का 9 साल का देश के मानस में, जनमानस में बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज किया मोदी जी ने। कुछ भी एग्जाम्पल ले, टावर लगाना, भाई बताओ मोबाइल के लिए टावर चाहिए ना? टावर लगाने की ऐसी चीज है जिसमें कहीं पर भी कोई देरी होनी नहीं चाहिए परमिशन में। जमाना था 2-3 साल लगते थे, 1.5 साल लगता था परमिशन के लिए, साल भर लगता था। आज एवरेज टाइम लगता है टावर की परमिशन का, कितने है ये? 7 दिन। ये एवरेज भी इसलिए एवरेज 7 दिन है क्योंकि जहां डिफेंस के पास हो, एविएशन एयरपोर्ट के पास हो, जो एविएशन और डिफेंस से दूर है, उसमें ये 7 दिन की जगह क्या लगता है भाई? 0। आप एंटर बटन दबाते हो, आपके सामने परमिशन आ जाती है।
ये ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी ने टेलीकॉम में किया है। कैसे देश का हर हिस्सा टेलीकॉम से जुड़े, जिन एरियाज में कम है टावर, उन सब एरियाज के लिए मोदी जी ने सैंक्शन किए 37,601 करोड़ रुपए। 37,601 करोड़ रुपए, जो कि करीब करीब 44,000 गांवों में 33,000 नए टावर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सबका साथ सबका विकास। बहुत बड़ी चीज एक, जो कई समृद्ध देश, कई विकसित देश हार गए जहां पे, वहां पे मोदी जी ने एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया कि टेलीकॉम की 4G 5G टेक्नोलॉजी एंड टू एंड अपने देश में बनेगी। इतना बड़ा चैलेंज था। दुनिया में आज भी केवल 4 देश हैं जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में सिर्फ 4। वो चैलेंज लिया और उसको पूरा कर दिखाया। ये आप एक टावर के ऊपर देखते हो ना, ये एंटीना होता है और ये रेडियो होता है। ये वाला इसको कहते हैं रेडियो। ये जो आप देख रहे हो यहां पे, ये रेडियो होता है। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो सबसे कॉम्प्लेक्स पीस है, वो आज हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, हिंदुस्तान में डिजाइन होता है और दुनिया के 40 देशों में एक्सपोर्ट होता है। ये एक सोच में परिवर्तन लाए मोदी जी। जो आपने वंदे भारत में देखा, वो कि वो आज टेलीकॉम डिजिटल में देखते हो। और 5G रोल आउट की तो सारी दुनिया चर्चा कर रही है। बड़े बड़े अखबार, दुनिया के सबसे बड़े अखबार, वो लोग क्या देख रहे हैं? 1 साल के अंदर अंदर 3,64,000 साइट्स पे 5G पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में पहुंच चुका है 5G। 6G की तैयारी साथ ही साथ, 6G अभी 6 साल दूर है भाई। मोदी जी ने कहा नहीं, अभी से तैयारी चालू करो। और आज भारत 6G विजन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग, आप बताओ, आज से 10 साल पहले देश में अगर 100 मोबाइल यूज होते थे, उसमें से कितने देश में बनते थे? कितने प्रतिशत देश में बनते थे? गैस करो। करीब करीब 2%। 100 में से 2, 98% इंपोर्ट करते थे। और आज, और अगर ये प्रश्न अच्छा लगे तो अपने मोबाइल निकालना भाई, दिखाओ अपने मोबाइल, निकालो अपने अपने मोबाइल, ऊपर करो, टॉर्च चलाना अगर सही अच्छा लगे आंसर तो। आज बनते हैं 98% हिंदुस्तान में। अच्छा लगा? टॉर्च जलाओ यार, टॉर्च जला के दिखाओ, वेव करके। क्या बात है, आप सबको ये पसंद आया, इसका मतलब आंसर। गुड, थैंक यू। आप सबके लिए ताली मैं बजाता हूं। वेरी गुड। ये बड़ा चेंज आया, इतना बड़ा चेंज आया। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन आज $105 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक के बाद एक ऐसी ऐप्स आ रही है जो कि देश को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो मैं आपके सामने लास्ट बात रखूंगा। देश की इकोनॉमी को, देश के नौजवानों को, देश के भविष्य को जिस तरह से आगे ले जाना है, उसमें केवल और केवल नीति और काम करने का तरीका और अपनी नीयत, उस पर भरोसा करना चाहिए। देश को आज मोदी जी पे भरोसा है, उसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। आप मुझे गेस करके बताओ, 2004 में जब श्रद्धेय अटल जी ने देश की जिम्मेदारी यूपीए सरकार को सौंपी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सौंपी, तब दुनिया के सभी देशों में भारत की गिनती किस नंबर पे होती थी? कोई गैस करो। 10th पे होती थी। अटल जी, श्रद्धेय अटल जी तो मध्य प्रदेश के ही थे। श्रद्धेय अटल जी ने किस तरह से 12वें 13वें से 10वें पे लेके आए थे, 10वें पे सौंपा। 4 साल के, 10 साल का, 4 से 14 का पीरियड, 14 तक 10वें स्थान से कहां पे रहा? 10वें पे ही। मोदी जी ने 14 में संभाली जिम्मेदारी, 10वें से कहां पे लेके आ गए? आज 5वें पे, और उसमें भी उस देश को पीछे छोड़ा जो कई वर्षों तक हमारे ऊपर राज किया था। और जो आज मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी 3rd टर्म में भारत विश्व के 3 बड़े स्थानों, 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी कुछ सीखने को मिला और एक नजरिया पता लगा आपकी सरकार का, मोदी सरकार की सोच कैसी है, और आपके अपने विभाग आपने इतने अच्छे से बताए जिसमें वाकई ऐसा लग रहा है, ऐसा कई बार तो यकीन नहीं होता कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो डेटा आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए नहीं, लेकिन ये आपने जो प्रेजेंटेशन दिया, जो डेटा दिखाया, वाकई जबरदस्त है और सबको बहुत खुशी हो रही होगी, गर्व हो रहा होगा। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।